हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 करेंगे। तो ये चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के बारे में, और यहाँ हम केसीसी स्कीम जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, पूरा केसीसी कवर नहीं हो पाया था, कुछ फीचर्स उसके रह गए थे, तो उसको यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा डिसबर्समेंट। शॉर्ट टर्म कंपोनेंट ऑफ केसीसी लिमिट इज इन द नेचर ऑफ रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो जो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट होता है केसीसी लिमिट का, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में हम फसलों के लिए यानी क्रॉप लोन देते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए लोन देते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म जो है कंपोनेंट होगा वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर दिया जाएगा। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कितनी बार आप पैसा डालते और निकालते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉवेबल लिमिट ड्रॉन इन अ पर्टिकुलर ईयर विल हैव टू बी रीपेड विद इन 12 मंथ। ये रिवाइज्ड गाइडलाइन है केसीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइन है। उसके हिसाब से जो भी पैसा आप निकालेंगे उसको आप 12 महीने के अंदर अंदर में भर देंगे, ठीक है। लेकिन हाउएवर दिस इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन रिवाइज, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को रिवाइज कर दिया गया है। एंड बैंक हैव बीन एडवाइज टू फिक्स रीपेमेंट एज पर द एंटिसिपेटेड हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग पीरियड फॉर द क्रॉप फॉर विच लोन हैज़ बीन ग्रांटेड। और बैंकों को कहा गया कि 12 महीने के अंदर ना पेमेंट के लिए कहो, बल्कि कितने समय में क्रॉप मतलब फसल को बो करके हम कटाई कर लेते हैं और उसको बेच पाते हैं, वो समय आपको इंस्टॉलमेंट मतलब जो है रिकवरी के लिए रखना चाहिए। ड्राइंग लिमिट फॉर द करंट ईयर सीजन और ईयर कुड बी अलाउड टू ड्रॉन यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी चैनल। जो भी इस साल के लिए आपकी लिमिट है ड्रॉ करने की, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे पहला, आप ब्रांच जा करके पैसे निकाल सकते हैं, चेक फैसिलिटी के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड का यूज करके पैसे निकाल सकते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट या अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेज के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद में ये कुछ हैं जिनके डेवलपमेंट में काम चल रहा है, जैसे ऑपरेशन थ्रू पास पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू जो है आप पैसा निकाल सकते हैं। अब जो कि अवेलेबल रहेगी कहाँ, शुगर मिल या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनीज में, स्पेशली फार्मर टाई अप एडवांसेस के लिए। थोड़ा सा यहाँ टाई अप एडवांसेस का मतलब समझिए। पास मशीन का आप यूज कर सकते हैं जो कि शुगर मिल में अवेलेबल होगी। अब हो सकता है कि आपने टाई अप कर लिया हो शुगर मिल के साथ में कि जो भी गन्ना मैं जो है प्रोड्यूस करूंगा, जो भी गन्ना मेरे यहाँ उगेगा, उसको मैं आपकी कंपनी आपकी जो है शुगर मिल में ला करके बेचूंगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट पास मशीन। वहाँ पर अगर पास मशीन अवेलेबल है तो आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। या किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी, मान लीजिए आपका किसी कंपनी के साथ में, अडानी ग्रुप वगैरह के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि जो भी प्रोड्यूस हमारा निकलेगा वो हम अडानी कंपनी को ही बेचेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस केस में उनके पास जो पॉस मशीनें अवेलेबल होंगे उससे भी पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसे टाई अप एडवांसेस कहते हैं। टाई अप एडवांस मतलब कि टाई अप हुआ है आपका किसी के साथ में, टाई अप हुआ। जैसे आपने मान लीजिए 10 गाय जो है पाली हुई है, इसका जो दूध निकलता है वो आप अमूल कंपनी को बेचते हैं फॉर एग्जांपल। तो एक टाई अप आपने कर रखा है कि जो भी मेरी गाय दूध देगी उसको मैं अमूल कंपनी को दे दूंगा, और किसी कंपनी को आप नहीं दे सकते हैं। ये इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे टाई अप एडवांसेस कहते हैं। ऑपरेशन थ्रू पास अवेलेबल इन इनपुट डीलर्स। जो इनपुट डीलर होते हैं, इनपुट क्या होता है खेती में, इनपुट क्या है, खाद हो गई, बीज हो गया, है ना, कीटनाशक हो गए, ये सारी चीज़ें। अगर तो उनके पास अगर इनपुट डीलर जो ये चीज़ें खाद और ये सारी बेच रहे हैं, उनके पास जो पास मशीन है उससे भी आप पैसे मतलब जो है निकाल सकते हैं। मोबाइल बेस्ड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन एट एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एंड मंडीज। एग्रीकल्चर जो इनपुट डीलर हैं, मैंने आपको बताया इनपुट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, खाद बेचने वाले, बीज बेचने वाले, या मंडियों में आप मोबाइल बेस्ड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन E2G यानी बोले तो E, F एंड G, ये तीनों चीज़ें टू बी इंट्रोड्यूस एज अर्ली एज पॉसिबल सो एट टू रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कास्ट फॉर बोथ बैंक एंड फार्मर्स। इनको कहा गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये तीनों फैसिलिटी, कि जो है शुगर मिल में जो पास है या कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी के पास जो पास है उससे पैसे निकाल सकें, या जो इनपुट डीलर है उसके पास पास मशीन स्वाइप करके पैसे पे कर सकें, या डिजिटल ट्रांसफ़र मोबाइल बेस्ड ट्रांसफ़र कर सकें। इसके लिए काम जल्दी से जल्दी करने की ज़रूरत है। यहाँ एक टर्म आया था अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेज, ठीक है, यहाँ पर है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेज, यानी बिजनेस करस्पॉन्डेंट या अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेज की बात आई थी, ये हटा दीजिए। अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच का क्या मतलब होता है, नाउ BC आर बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर बिकम अ स्मॉल ब्रांच। मतलब ये जो BC और BF हैं, इन्हीं को हम स्मॉल ब्रांचेज के तौर पर कह सकते हैं। द एज लो कास्ट इज इन्वॉल्व इन सेटिंग अप सच मॉडल, सो बैंक यूज टर्म अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच, ठीक है। अल्ट्रा स्मॉल का ब्रांच का मतलब कि जो BC और BF हैं उन्हीं वो छोटी सी एक दुकान सी खोल लें और वहाँ पर आपको जो है बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करें, तो उसे अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच कह दिया जाता है।
क्लियर हो गई मेरी बात अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच की, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज मे बी ड्रॉन एज पर इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड। देखिए लॉन्ग टर्म लोन जो मिलेगा, यहाँ देखिए जो बातें हुई थी किसकी हुई थी, शॉर्ट टर्म लोन की यहाँ पर बातें हुई यहाँ तक, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन आप किसके लिए लेते हैं, फसलों को पैदा करने के लिए, ओके। लॉन्ग टर्म लोन आप किसके लिए लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, आपको कोई ट्यूबवेल लगवानी, इन सब पर्पजेज के लिए। तो उसमें जो है इंस्टॉलमेंट फिक्स रहती है, उसमें EMI बंधती है, क्या होगा उसमें, टर्म लोन आपको मिलता है, और टर्म लोन जो है आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर मिलता है। जबकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट किस पर्पज से मिलता है माय डियर फ्रेंड, शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट होता है आपका वो आपको मिलेगा किसके लिए, CC के फॉर्म में मिलेगा। किसके फॉर्म में मिलेगा, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जिसमें आप मल्टीपल टाइम्स जो है डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। एज कैश क्रेडिट लिमिट एंड टर्म लोन लिमिट, देखिए कैश क्रेडिट लिमिट किसके लिए है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, टर्म लोन लिमिट किसके लिए है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। आर टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एग्रीगेटेड कार्ड लिमिट, लेकिन जो कार्ड की लिमिट होती है, KCC की लिमिट होती है, इनको दोनों को जोड़ करके बनती है। याद करिए जो हमने पिछला लेक्चर लिया था उसमें आपको एग्जाम्पल पूरा बाकायदा समझाया था कि कैसे जानवर रखने के लिए क्या जोड़ा जाएगा लॉन्ग टर्म का, ठीक है, याद है आपको। तो वही बोल रहा है कि इन दोनों से कैश क्रेडिट लिमिट और टर्म लोन लिमिट दोनों अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, और इन्हीं दोनों को जोड़ करके कार्ड की लिमिट बनाई जाती है। दोनों पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, दोनों के अलग अलग रीपेमेंट पीरियड होते हैं। क्योंकि कैश क्रेडिट लिमिट की लिमिट है कि 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देना है, या जैसा बैंक डिसाइड करे। टर्म लोन में हो सकता है 5 साल तक का आपको मौका दिया जाए कि 5 साल में पे कर देना है। इनके रीपेमेंट पीरियड, इंटरेस्ट रेट अलग होते हैं। तो अंटिल अ कंपोजिट कार्ड वुड बी इशूड विद द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, तो जब तक एक ऐसा कार्ड इशू ना कर दिया जाए जिसमें ये दोनों फीचर अवेलेबल हो कि कैश क्रेडिट लिमिट भी और टर्म लोन लिमिट भी, का इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर के साथ ना अवेलेबल हो, तब तक जो है मतलब जब तक कंपोजिट कार्ड ना बन जाए स्पेशल सॉफ्टवेयर के साथ में, टू सेपरेटली अकाउंट ट्रांजैक्शन इन आइदर सम लिमिट टू सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में भी इशूड। तो जब तक एक ऐसा कार्ड ना बन जाए जो दोनों के फीचर रखे, तब तक जो है 2 डिफरेंट कार्ड इशू किए जाएंगे। एक जो है कैश क्रेडिट लिमिट के लिए यानी शॉर्ट टर्म लोन के लिए, और एक लॉन्ग टर्म लोन के लिए या टर्म लोन के लिए इशू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है वैलिडिटी एंड रिन्यूअल की। तो किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की होती है, इसका सालाना रिव्यू किया जाता है। रिव्यू में क्या होगा, हो सकता है आपकी लिमिट इन्हेंस हो जाए, या आपकी लिमिट कैंसिल कर दी जाए, या आप ही खुद विड्रॉल कर लें, डिपेंडिंग अपॉन की मतलब आपकी स्थिति कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी, उसके हिसाब से रिव्यू और रिन्यूअल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेस रेट से लिंक होगा, और ये बैंक को डिसाइड करने का मौका दिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है। लेकिन अगर जो है गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है, इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है, तो जो रेट आप चार्ज करें, मान लो 7% चार्ज करें, गवर्नमेंट 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही, तो फिर 4% ही लेना है। यही बात यहाँ पर कही गई है। रीपेमेंट पीरियड की बात कर लेते हैं। तो ईच विड्रॉल अंडर द शॉर्ट टर्म सब लिमिट इज अलाउड टू बी लिक्विडेटेड इन 12 मंथ। जो भी विड्रॉल आप शॉर्ट टर्म में करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन के लिए करते हैं, उसको 12 महीने के अंदर में ही लिक्विडेट यानी लौटा देना है, विदाउट नीडिंग टू ब्रिंग द डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट टू जीरो एट एनी पॉइंट। लेकिन आपको कभी भी डेबिट बैलेंस को जीरो में लाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए जनवरी महीने में आपने 1 लाख रुपए या 10,000 रुपये निकालिए, मान लिया, ठीक है, 10,000 रुपये आपने निकाले जनवरी महीने में, तो बस अब ये 12 महीने के अंदर अंदर ये 10,000 रुपये भर देने हैं। फरवरी महीने में आपने मान लो 20,000 रुपये निकाले, तो अब ये फरवरी से लेकर के 12 महीने के अंदर में 20,000 रुपये कभी भी भर दीजिए। तो ऐसे कभी जीरो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती अकाउंट की, ठीक है। नो विड्रॉल इन द अकाउंट विल रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 12 मंथ। कोई भी विड्रॉल जो आप अकाउंट से करते हैं वो 12 महीने से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, कहा यह गया है। टर्म लोन कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मली रिपेबल होता है 5 ईयर्स में, किस तरीके की एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जनरली अप टू 5 ईयर में आप इसे लौटा सकते हैं। ओके, तो ये हुई फ्रेंड्स जो है कुछ बातें। तो फीचर्स ऑफ KCC स्कीम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बची रह गई थी। डिसबर्समेंट की बात की तो जो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट होता है KCC लिमिट का वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी, रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में दिया जाता है। नंबर ऑफ डेबिट और क्रेडिट की कोई लिमिट नहीं होती है। जनरली होना चाहिए कि जो भी पैसा आप निकालो, जो भी पैसा निकालो उसको 12 महीने के अंदर पे कर देना चाहिए। लेकिन बैंकों को कहा गया है कि आप जो है ये सब देखिए कितने समय में जो है फसल पकती है ना, कितने समय में उसको बेचा जा सकता है, उसके आधार पर आप लिमिट, उसके आधार पर आप टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। जो पैसे आपको लिमिट मतलब जो आपकी लिमिट है शॉर्ट टर्म लोन की, उसको कहाँ से जो है निकाला जा सकता है पैसा, तो उसके लिए ब्रांच जा करके चेकबुक का यूज करके, डेबिट कार्ड और ATM कार्ड का यूज करके, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज होगा। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड नाम ही होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की सहायता से, या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो छोटी दुकानें खोल लेते हैं उन्हें अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस कहते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 चीज़ें
रिकमेंड की गई थी कि जो है जल्दी से जल्दी अवेलेबल होनी चाहिए, पास मशीनें अवेलेबल होनी चाहिए शुगर मिल में या जो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिन कंपनियों के साथ उनके पास में, और वहाँ पर भी आप पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में इनपुट डीलर के पास में जो पास मशीन है उसके थ्रू भी आप पैसे निकाल सकते हैं या खरीद बेच कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल बेस्ड ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं उनके एकदम छोटी सी जो दुकान खोली जाती है उसे अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच कहा जाता है। लॉन्ग टर्म का जो लोन होता है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर होता है, सर्टेन टाइम पीरियड में लौटाना होता है। ओके, कैश क्रेडिट और टर्म लोन जो है दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं, और ये लेकिन जो कार्ड की लिमिट होती है, आपके केसीसी कार्ड की लिमिट होती है, उसमें ये आपका क्रॉप लोन और प्लस जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये दोनों मिल करके होता है। तो जब तक एक ऐसा सॉफ्टवेयर और ऐसा जो है कार्ड ना इशू हो जाए, कंपोजिट कार्ड, इसमें ये दोनों फीचर हों, दोनों के मतलब एक पे 4% इंटरेस्ट पड़ रहा है, दूसरे में 7% पड़ रहा है, एक में जो है 12 महीने में लौटाना है, एक में 5 साल में लौटाना है, ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में जब तक ना अवेलेबल हो जाए एक कार्ड में, तब तक दो सेपरेट जो है कार्ड इशू किया जाना चाहिए। एक कार्ड जो है आप कैश क्रेडिट के लिए जिसमें 12 महीने में लौटाना है, और एक जो है टर्म लोन का जिसमें EMI कटती रहनी चाहिए। ओके, वैलिडिटी और रिन्यूअल की बात करें तो वैलिडिटी जो है 5 साल की होती है, सालाना रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने पर आपकी लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, कैंसिल भी की जा सकती है, विड्रॉ भी की जा सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस रेट से लिंक होता है और बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक अपनी मर्जी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाना चाहिए। रीपेमेंट की पीरियड की बात करेंगे तो ईच विड्रॉल जो है आपका 12 महीने के अंदर में ही वापस कर दिया जाना चाहिए, और कभी भी अकाउंट को जीरो लाने की जरूरत नहीं होती है। बस जो भी विड्रॉल आपने किया वो 12 महीने के अंदर में आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए। टर्म लोन कंपोनेंट जो है 5 साल के अंदर में रीपे कर दिया जाना चाहिए, ये गाइडलाइन होगी। फिर बात आती है मार्जिन की। मार्जिन का क्या फंडा होता है समझ लीजिए। फॉर क्रॉप लोन नो सेपरेट मार्जिन नीड टू बी इंसिस्टेड एज मार्जिन इज इनबिल्ड व्हाइल फाइनेंसिंग द स्केल ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो मार्जिन जो है अलग से नहीं मांगा जाएगा जो है केसीसी में, क्योंकि मार्जिन जब आप स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स करते हैं, जो 11,000 रुपये पैडी का चार्ज या शुगर केन के लिए 22,000 जो चार्ज सेट कर रहे हैं, उसमें आपने मार्जिन ऑलरेडी जोड़ लिया है। ओके, मार्जिन या डाउन पेमेंट भी कहते हैं। ओके, डाउन पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप कार खरीदने जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि सर 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट कर दीजिए, बाकी का ये जो है EMI बनवा लीजिए। तो इससे क्या होता है कि 1 लाख रुपए तुमने भरे हैं, अगर मान लो तुम EMI नहीं चुकाते हो तो कार भी चली जाएगी, 1 लाख रुपए भी तुम्हारे डूबेंगे। तो एक तरीके से आपके कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, दैट इज मार्जिन और डाउन पेमेंट। ओके, टर्म लोन कंपोनेंट जो होता है उसको कन्फर्मिटी विद द गाइडलाइन इशू फ्रॉम RBI टाइम टू टाइम उसके हिसाब से करना होता है, यानी कि टर्म लोन कंपोनेंट में जो RBI कहे उस हिसाब से मार्जिन आप ले सकते हैं, लेकिन क्रॉप लोन में आप जो है मार्जिन की बात नहीं करते हैं। बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी विल बी एप्लीकेबल एज पर गाइडलाइन RBI जो समय समय पर देता रहता है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की कुछ बात की जाए, हाइपोथिकेशन ऑफ द क्रॉप्स। अगर केसीसी लिमिट 1 लाख रुपए तक की है तो बैंक किसी तरीके का मार्जिन या सिक्योरिटी नहीं मांगेगा, बल्कि जो क्रॉप है, जो फसल है, उसका हाइपोथिकेशन कर दिया जाता है। हाइपोथिकेशन का एग्जांपल मैंने आपको हमेशा बताया है, कार का होता है। कार की क्या खासियत होती है, कार का ओनर कौन होता है, जिसने कार खरीदी है, और कार जो है पोजीशन में किसके रहती है, उसी व्यक्ति की जिसने कार खरीदी हुई है। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी क्रॉप को आपने हाइपोथिकेट किया है तो भाई उस फसल के मालिक, खेत के मालिक आप हैं, और जो फसल है वो भी आप ही के पास है, बैंक अपने पास ले जा करके नहीं रख रहा है। तो आप अपनी क्रॉप को हाइपोथिकेट करके 1 लाख रुपए तक का लोन केसीसी करवा सकते हैं बिना किसी और सिक्योरिटी और मार्जिन के। ध्यान रखिएगा, ये नॉन टाई अप वाला अरेंजमेंट होता है। कैसा? नॉन टाई अप अरेंजमेंट। नॉन टाई अप का क्या मतलब है कि हमारा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं हुआ है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, खेत जो है खेत में फसल उगाता हूँ और बेचता हूँ, तो उसमें 1 लाख रुपए तक की केसीसी लिमिट मिल जाती है। टाई अप फॉर रिकवरी, टाई अप वाले अरेंजमेंट है, बैंक में कंसिडर सैंक्शनिंग द लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप अप टू कार्ड लिमिट ऑफ 3 लाख विदाउट इंसिस्टिंग ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर आपका टाई अप अरेंजमेंट है, मान लीजिए आपका शुगर मिल के साथ टाई अप है, मान लीजिए आपका अमूल डेयरी के साथ टाई अप है, तो उस केस में 3 लाख रुपए तक का जो है आपको केसीसी लिमिट दे दी जाएगी। बस आपको क्रॉप को हाइपोथिकेट करना होगा, अपनी फसल को उसके बंधक पर रखना होगा, और किसी तरीके कोलेट्रल सिक्योरिटी आपसे नहीं मांगी जाएगी। अगर आप कोलेट्रल सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, कोलेट्रल सिक्योरिटी में बी ऑब्टेन्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक फॉर लोन लिमिट एबव 1 लाख इन केस ऑफ नॉन टाई अप। अगर नॉन टाई अप है, ये देखिए, नॉन टाई अप में 1 लाख रुपए तक का अगर आप केसीसी करवाते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोलेट्रल या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अगर 1 लाख से ज़्यादा का करवाएंगे, नाउ यू नीड कोलेट्रल, यही बता रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आपका टाई अप अरेंजमेंट है तो 3 लाख रुपए तक का सिर्फ क्रॉप का हाइपोथिकेशन पर्याप्त है, और 3 लाख से ऊपर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपसे कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगी जाएगी।
क्लियर हो गई बात, है ना। तो अगर टाई अप अरेंजमेंट है तो 3 लाख से ऊपर में हम कोलेटरल मांगते हैं, अगर टाई अप नहीं है तो 1 लाख से ऊपर में हम कोलेटरल मांगते हैं। जिन राज्यों में जो है ऑनलाइन चार्जेज क्रिएशन की फैसिलिटी है लैंड रिकॉर्ड पर, उसको भी इंश्योर करना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में जो आपकी खतौनी होती है ना, तो उस खतौनी में लिख दिया जाता है कि ये फलाना फलाना गाटा और ये संख्या जो है बैंक के नाम पर बंधक की जाती है इस डेट पर इतने लोन के अमाउंट के एवज में। तो वो काम करवाने की भी ज़रूरत होती है, उसे करवा लिया जाना चाहिए जहाँ पर भी फैसिलिटीज़ हैं। अदर फीचर की हमें बात करनी है तो बैंक शैल अडॉप्ट यूनिफॉर्मिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। बैंकों को चाहिए कि कुछ यूनिफॉर्मिटी रखें, सारे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। किन किन केसेस में? इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट एज एडवाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कस्टमर समय पर पेमेंट कर रहा है या समय से पहले पेमेंट कर रहा है तो जो इंटरेस्ट सबवेंशन या इंसेंटिव आप देंगे वो सबको सेम देंगे। बैंकर विल मेक फार्मर्स अवेयर अबाउट दिस फैसिलिटी। बैंकर्स को चाहिए कि किसानों को इस बारे में वो बताएं, ठीक है। उसके बाद में बिसाइड्स मैंडेटरी क्रॉप इंश्योरेंस, देखिए क्रॉप इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है केसीसी होल्डर के लिए, लेकिन उसके अलावा आप उन्हें एसेट का इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं इसका क्या बेनिफिट है। और अगर वो इसे अडॉप्ट करते हैं तो केसीसी अकाउंट होल्डर के खाते से पैसे कट जाते हैं, प्रीमियम कट जाता है। जो फार्मर बेनिफिशियरी हैं उनको अवेयर किया जाना चाहिए कि उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और उनकी कंसेंट भी ली जानी चाहिए, उनकी रजामंदी भी ली जाएगी। आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। केवल क्रॉप इंश्योरेंस चूंकि मैंडेटरी है इसलिए वहाँ पर आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, इट इज़ कंपलसरी। बाकी सभी जगहों पर आप बेनिफिट बताएंगे और उसका कंसेंट रिटर्न में लेंगे, है ना, टू बी ऑब्टेन एप्लीकेशन स्टेज पर ही आप उससे अप्रूवल ले लेंगे। वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द लोन इनिशियली करना होगा। एक बार आप जो है क्या करेंगे, वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन सारे कागजात उसके मांगेंगे जब आप पहली बार जो है उसका लोन सैंक्शन करेंगे। उसका सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो है आप सिंपल एक डिक्लेरेशन लेंगे कि कौन सी क्रॉप वो रेज कर रहा है या रेज करने की तैयारी में है, यही डिक्लेरेशन आपको लेना होता है और बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने होते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी जो है रिस्पेक्टिंग बैंक द्वारा डिसाइड की जाती है। प्रोसेसिंग फ़ी कैसे डिसाइड की जाती है? रिस्पेक्टिव बैंक द्वारा कि कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा। फार्मर्स टू बी प्रोवाइडेड विद केसीसी शॉर्ट टर्म सब लिमिट कम सेविंग अकाउंट। इन्होंने कहा कि जो किसान हैं उनको आप क्या करेंगे, केसीसी का जो अकाउंट बनाएंगे वो केसीसी शॉर्ट टर्म सब लिमिट कम सेविंग अकाउंट खोलेंगे उनका। तो यानी कि केसीसी की लिमिट भी देंगे प्लस सेविंग अकाउंट भी दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर क्रेडिट बैलेंस केसीसी अकाउंट में है, केसीसी कम सेविंग अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा यानी एक्स्ट्रा पैसा कस्टमर रखता है तो उसे सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है उस पर वो इंटरेस्ट ले सकता है, इसका ये फ़ायदा होगा। उसके बाद सेपरेट फोलियो यानी सेपरेट पोर्टफोलियो नीड टू बी मेंटेन फॉर लॉन्ग टर्म सब लिमिट until both सब लिमिट्स आर इंटीग्रेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एट सुटेबल सॉफ्टवेयर। तो क्रॉप लोन के लिए अलग फोलियो है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए अलग फोलियो बनाए जब तक कि इन दोनों को किसी सुटेबल सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट ना कर दिया जाए। प्रोसीजर रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर IRAC नाम्स के हिसाब से हमें अकाउंट का क्लासिफिकेशन करना होता है। इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नाम्स के हिसाब से हमें अकाउंट को क्लासीफाई करना होता है। तो विद द व्यू ऑफ सिंप्लीफाइंग द एसेट क्लासिफिकेशन द कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट एन अकाउंट कुड बी ट्रीटेड एज NPA व्हेन द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इज लेस देन आर इक्वल टू ड्राइंग लिमिट फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। तो इनके हिसाब से अकाउंट को NPA तब ट्रीट करिए जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना ड्राइंग लिमिट है ये उससे कम या बराबर जो है किसी भी समय प्रीवियस 1 ईयर में रहा है तो उसे हम NPA ट्रीट करते हैं। दूसरे शब्दों में इन्होंने समझाया है, इट इज़ सजेस्टेड दैट द शॉर्ट टर्म लोन यानी कि क्रॉप लोन जो होता है सैंक्शन ऑन केसीसी कैन बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज कैश क्रेडिट अकाउंट। यानी कि केसीसी अकाउंट के लिए हम एकदम कैश क्रेडिट वाले लोन अकाउंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए। और इसे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द बैलेंस पीरियड आउटस्टैंडिंग लेस देन आर इक्वल टू ड्राइंग लिमिट एंड ईच ड्रावल इज रीपेड विद इन द 12 मंथ। अगर जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो ड्राइंग लिमिट से कम या इक्वल रहा है, ठीक है, कभी भी, और हर एक ड्रावल जो है 12 महीने के अंदर अगर रीपे कर दिया गया है तो उसे हम NPA नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में टर्म लोन जो है केसीसी हैज़ फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल एंड इट इज़ गवर्न बाय एक्सटेंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स। जो टर्म लोन होते हैं केसीसी के उसके लिए फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल होता है, EMI बनती है, तो उसके लिए वही 90 डेज वाला फंडा यूज किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। इंटरेस्ट का जो चार्ज करते हैं टू बी डन यूनिफॉर्मली
एज इट इज एप्लीकेबल एग्रीकल्चर एडवांसेस। तो जो इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे लोगों के ऊपर या केसीसी पर, वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज एनपीए कैटेगरी विल बी डन बाय बैंक एज आईआरएसी नाम एडवाइज बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनपीए कैटेगरी में तब एज पर आईआरएसी नाम्स के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नाम्स के हिसाब से ही करेंगे, ओके। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको। मेरे ख्याल से हमने मार्जिन की बात करनी थी, ओके। तो मार्जिन में क्रॉप लोन के लिए कोई सेपरेट मार्जिन नहीं मांगा जाता है, क्योंकि स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करते समय आप मार्जिन डिसाइड कर चुके हैं। टर्म लोन के लिए, टर्म लोन कंपोनेंट के लिए मार्जिन जो है जैसा आरबीआई बताए वैसा करना है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब सिक्योरिटी, अगर आपको नॉन टाई अप अरेंजमेंट है, नॉन टाई अप है तो 1 लाख रुपए तक का केसीसी अगर लोन चाहिए तो सिर्फ क्रॉप को हाइपोथेकेट कर दीजिए। अगर 1 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए, इसी अरेंजमेंट में 1 लाख से ज़्यादा चाहिए, अगर मान लो तुम्हारी 1 लाख में जरूरत नहीं पूरी होती, तुम कहते हो कि मुझे 10 लाख चाहिए, तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर बंधक रखना पड़ेगा। अगर आपका किसी के साथ टाई अप हुआ है, किसी कंपनी के साथ, किसी शुगर मिल के साथ, किसी डेयरी के साथ में, तो उस केस में आपको 3 लाख रुपए तक का जो है लोन मिल जाएगा, बस क्रॉप को हाइपोथेकेट करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे 20 लाख चाहिए, बिल्कुल आपका स्वागत है, 20 लाख आप ले करके जाइए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल देना पड़ेगा, बस यही इतनी बात हो गई। उसके बाद में जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था है, जो है चार्ज क्रिएट करने की, मॉर्गेज वगैरह हाइपोथेकेट करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है जिन राज्यों में, वहाँ पर अगर ऑनलाइन फैसिलिटी है लैंड रिकॉर्ड में इन लोन को ऐड करने की, तो वो भी हमें करवा लेना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी की बात की जाए कि हमें सर्टेन चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी लगनी होगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर या स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देती है केसीसी लोन में, तो सभी को सेम इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि कस्टमर को इस बारे में या किसानों को इस बारे में अवेयर करें। क्रॉप इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, लेकिन उसके अलावा केसीसी होल्डर्स को आपको समझाना चाहिए कि आप अपने एसेट का इंश्योरेंस, एसेट मतलब ट्रैक्टर वगैरह का इंश्योरेंस करवा लीजिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है ना, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए। प्रीमियम केसीसी मतलब जो आपका केसीसी अकाउंट है उसी से जो है प्रीमियम आपका कट जाता है। फार्मर बेनिफिशियरी जो होते हैं, ठीक है, उनको बताया जाना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट हैं इन स्कीम के, और अगर उनकी कंसेंट जो है मिल जाए तो ही उनको जो है ये स्कीम ऑफर की जानी चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस छोड़ दीजिए, क्रॉप मैंडेटरी होता है। उसके अलावा अगर हेल्थ दे रहे हैं, पर्सनल एक्सीडेंट दे रहे हैं, तो उसमें आप जो है उनकी कंसेंट जरूर ले लीजिए। वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन जो है, जब आप पहली बार लोन दे रहे हैं तो उस समय वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन करवा लीजिए। सेकेंड ईयर आरवर्ड जो है आप एक सिंपल डिक्लेरेशन लीजिए कि कौन सी फसल रेज करना है या कर रहे हैं या करने का इरादा है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है बैंकों द्वारा डिसाइड की जाएगी कि लोन देने के लिए कितना पैसा हम चार्ज करेंगे। केसीसी बैंकों को चाहिए कि वो केसीसी कम सेविंग अकाउंट कस्टमर का खोले। उससे क्या है कि मान लो अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस है, एक्स्ट्रा बैलेंस अगर उस खाते में कस्टमर डाल देता है तो उसको सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। 2 सेपरेट जो है फोलियो अकाउंट मेंटेन करने होंगे, एक लॉन्ग टर्म सब लिमिट के लिए और एक शॉर्ट टर्म सब लिमिट के लिए, जब तक कि कोई ऐसा सुटेबल सॉफ्टवेयर ना आ जाए जो कि दोनों के फीचर को एक साथ रख सके। उसके बाद बात करते हैं इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से एनपीए में कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जो है अकाउंट कुड बी ट्रीटेड एज एनपीए। एनपीए कब ट्रीट करेंगे? जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन आर इक्वल टू ड्राइंग लिमिट, जो लिमिट है उससे कम ही है। अगर मान लो तुमने 1 लाख रुपए की लिमिट रखी है तो 90,000 रुपये ही निकले, उससे कम ही निकले हुए हैं। फॉर द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर। तो अगर प्रीसीडिंग 1 ईयर में ऐसा मतलब जो है कभी नहीं हुआ है कि वो ड्राइंग लिमिट से एक्सीड किया हुआ है, तो उसे एनपीए नहीं ट्रीट कर सकती। ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी सी, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? स्टैंडर्ड अकाउंट है। देखिए समझाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो गई। देखिए सीसी अकाउंट की क्या खासियत होती है? उसे आउट ऑफ ऑर्डर माना जाता है। फ्रेंड्स, आउट ऑफ ऑर्डर मानने के 2-3 कंडीशन होती है, थोड़ा समझ लीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने गलत लिखा हुआ है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो है सीसी अकाउंट की लिमिट मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए रखी हुई है और पिछले 90 डेज में उस अकाउंट में जो 2 लाख से ज़्यादा जो है एक्सेस अमाउंट निकाल लिया गया है। ओके, सैंक्शन लिमिट से, ड्राइंग पावर से ज़्यादा पैसे निकाल लिए, यानी कि 2.5 लाख रुपए आपने निकाल लिए। लिमिट 2 लाख की थी लेकिन आपने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए हैं, और ये 90 दिन तक अगर ऐसा रहता है ना, तो उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट बोल देते हैं सीसी अकाउंट के केस में। दूसरा केस है कि
आपका 2 ही लाख रुपए की लिमिट है और आपने उसके लिमिट के अंदर में ही रखा हुआ है, लेकिन पिछले 90 दिन में कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ है, 90 दिन में कोई भी पैसा इसमें डिपॉजिट नहीं किया गया है, कोई भी क्रेडिट नहीं आया है। तीसरी कंडीशन ये है कि 2 लाख रुपए से कम लिमिट है, मतलब 2 लाख रुपए की लिमिट के अंदर ही आपने अमाउंट को मेंटेन कर रखा है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं निकाला हुआ है, लेकिन आपने इसमें पैसे भी डाले हैं पर वो पैसे पर्याप्त नहीं है कि उससे इंटरेस्ट की रिकवरी की जा सके। तो ऐसे केसेस में सीसी लोन को हम क्या बोल देते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर बोल देते हैं। फिर से समझिए, सीसी लोन को हम 3 केसेस में आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। पहला, जो ड्राइंग लिमिट है, मान लीजिए 2 लाख है, आपने उससे एक्सेस ड्रा किया है पिछले 90 दिन में, कभी भी 90 डेज में कभी भी अगर आपने उससे एक्सेस ड्रा कर लिया, 2 लाख की लिमिट है, आपने 2,10,000 रुपये निकाल लिए, तो आपका अकाउंट मतलब आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। दूसरा केस होता है कि आपने जो लिमिट है 2 लाख की, उसी के अंदर में ही विड्रॉल है, आपका 2 लाख के अंदर में ही आपने 1,60,000 रुपये ही निकाले हैं, लेकिन पिछले 90 दिन में एक भी बार कोई भी पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, एक भी बार आपने पिछले 90 डेज में कोई भी पैसा क्रेडिट नहीं किया है, तो आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि 2 लाख की लिमिट है और 2 लाख से ही कम निकाला हुआ है, आपने 1,60,000 रुपये ही निकाले हुए हैं और आपने इसमें पैसे भी डाले, यानी कि क्रेडिट हुआ है, लेकिन आप मान लो इस पर जो है लोन मतलब जो है ब्याज लगना था 4,000 रुपये का और आपने इसमें सिर्फ 1,000 रुपये डाले हुए हैं कुल मिला करके, है ना, या जितना पैसा है वो पर्याप्त नहीं कि हम अपना ब्याज रिकवर कर सकें, तो उस केस में ये जो है क्या हो जाता है, आपका आउट ऑफ ऑर्डर आ जाता है। सीसी का ये फंडा होता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो अगर पिछले एक साल में अगर आपका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो लेस देन आर इक्वल टू ड्राइंग लिमिट के है, तो ये एनपीए नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाता है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड अकाउंट माना जाएगा। अगर ऐसा ना हो तब एनपीए मानेंगे, यानी एक्सीड कर जाते तो एनपीए हो जाता। फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की, कैश क्रेडिट के बराबर हम देंगे तो इसे आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे। इफ़ बैलेंस आउटस्टैंडिंग इज लेस देन आर इक्वल टू द ड्राइंग लिमिट एंड ईच ड्रॉल इज रीपेड विद इन द 12 मंथ, तो अगर जो है जो आउटस्टैंडिंग है आपकी वो ड्राइंग लिमिट से कम या उसके बराबर है और हर जो ड्रॉल किया है आपने वो 12 महीने में अगर आपने रीपे कर दिया है, तो हम इसे जो है वी शुड नॉट ट्रीट इट एज आउट ऑफ ऑर्डर, तो हम इसे आउट ऑफ ऑर्डर नहीं ट्रीट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसे आउट ऑफ ऑर्डर नहीं ट्रीट करेंगे। क्लियर हो जाती है बात। तो यहाँ पर एनपीए की जगह स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत है और ये तो सही है। ओके, समझ में आ गया होगा। केसीसी का जो टर्म लोन है, टर्म लोन में ईएमआई बनती है, ईएमआई के लिए वही 90 डेज का प्रोविजन वाला फंडा यहाँ पर लगेगा एनपीए डिक्लेयर करने के लिए। ओके, उसके बाद में इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे वो यूनिफॉर्मिटी से करेंगे, यानी सब पर सेम करेंगे। एनपीए का जो क्लासिफिकेशन होगा वो बैंक के द्वारा किया जाना चाहिए, एज पर आईआरएसी नाम किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ में हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। केसीसी अकाउंट मतलब केसीसी स्कीम भी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।